नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो किरेन रिजिजू पिछले कई महीनों से वो चर्चाओं में थे। कॉलेजियम को लेकर सवाल उठाना हो या फिर एक तल्खी जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में थी, उसके बीच में कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए किरेन रिजिजू नजर आ रहे थे। लेकिन अब अचानक हुआ क्या है? हुआ यह है कि उनसे कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। अब देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं और वो राजस्थान से आते हैं, अनुभवी नेता है। लेकिन सवाल यहां पर हर कोई पूछ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया? क्या वजह है इसके पीछे? इनसाइड स्टोरी क्या है, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या हो गया अचानक? मतलब सरकार की तरफ से इतना मजबूत पक्ष रखने वाले और मतलब वो तल्खी जो पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने कई बार इसी शो में उस चीज़ को लेकर बातचीत भी की, अचानक से मंत्री जी ही हट गए। जी हाँ, गजब है। ये तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, ये कुछ महीनों से खबरें थी, लेकिन फेरबदल तो नहीं हुआ और लोग ये कहने भी लग गए थे अब क्या फेरबदल होगा, अब तो गिनती के महीने रह गए, तो अब तो जो जैसे है वैसे ही चलेगा। तो हम तो ये मान कर चल रहे थे कि सब कुछ जैसे है वैसे चलेगा। चुनाव अब तो लोकसभा के 11 महीने बाद घोषित हो जाने हैं और बीच में विधानसभा के चुनाव भी है, सरकार भी बिजी है। लेकिन आज तो बड़ा ही कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है और बड़ी खामोशी के साथ किया गया है। पूरे मंत्रालय को बदल दिया गया। मतलब ये कि न केवल लॉ मिनिस्टर, कैबिनेट का हिस्सा उन्हें बदल दिया गया, बल्कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनको भी बदल दिया गया और नए व्यक्ति को ले आया गया और उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया। मतलब उनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं होंगे, जैसे कि किरेन रिजिजू साहब के एमओएस हुआ करते थे एसपी सिंह बघेल साहब। तो चूंकि उन्हें एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, तो जो एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं उनको डेप्यूटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अकेले अब अर्जुन राम मेघवाल देखेंगे कानून मंत्रालय। अब देखिए कि जिसने भी सुना उसे अचानक से लगा अरे ये क्या, क्योंकि जिस अंदाज में मंत्रालय चला रहे थे किरेन रिजिजू, साफ लगता था कि सरकार की तरफ से, या यूँ कह लें कि जो उनका नेतृत्व है उसकी तरफ से उनको एक अधिकार मिला हुआ था कि आप कुछ गड़बड़ियां हैं जुडिशरी में जो सरकार को अच्छी नहीं लगती हैं और आप उनको सही कीजिए। और फिर वो खुलकर बैटिंग भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से अब न रहा कानून न रहा मंत्रालय, अब तो वो अर्थ साइंसेज में चले गए। और दूसरा ये भी हो गया कि इस मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आप जब जाते हैं तो मंत्रालय का भी अपना एक कद होता है। हालांकि मंत्री तो अभी भी हैं, लेकिन वो अब पृथ्वी विज्ञान में चले गए। तो अर्थ साइंसेज जो हैं वो तो कानून मंत्रालय की तरह हाई प्रोफाइल मंत्रालय तो है नहीं। एक आश्चर्य तब हुआ था जब वो यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स से सीधे कानून मंत्री बन गए थे देश के, और दूसरा आश्चर्य तब हुआ जब वो कानून मंत्री से पृथ्वी विज्ञान के मंत्री हो गए। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि हमने पिछले कुछ मतलब महीनों में जब चर्चा भी की इस चीज़ को लेकर कि वो अपनी बातों को राजनीतिक, जो गैर राजनीतिक मंच है वहाँ पर भी रखते थे और यही कहते थे कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कॉलेजियम को लेकर बात हो। तो ये जो उन्होंने बातें कहीं, वो तो समझ में आता था कि सरकार की तरफ से कही गई, सरकार का सपोर्ट है इन बातों को। जो भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है उसकी वो जो कहलवाना चाहता है वो कहलवा रहा है, या फिर वो वही बातें कह रहे हैं जो उनको पसंद है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं जिनसे कहलवाया जा रहा था उन्हीं को हटाना पड़ा। ये जो एक प्रेशर वाली बात है वो किधर से आई? वो जो हम लोग कह रहे हैं ना कि सुप्रीम जो प्रेशर पड़ा है वो किधर का प्रेशर है? वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है या फिर ये सुप्रीम वो वाला प्रेशर है जो या फिर गलती कहाँ पे हुई है, ये मिस्टेक कहाँ पे नजर आ रही है जिसकी वजह से हटाना पड़ा? कोई प्रत्यक्ष तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की बातें तो कही नहीं जाती हैं। वो अपने आप को देश की राजनीति से अलग रखता है
और जो मुकदमे होते हैं उनके मेरिट के अनुसार वो फैसला देता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट मैंने इसीलिए जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के अगर अगेंस्ट चले गए तो बड़ी दिक्कतों में। वो तो तब भी थे हाँ। जब रिजिजू साहब बोल रहे थे। जब रिजिजू साहब बोल रहे थे वो तो तब भी थे। और कानून मंत्री चूंकि नाराज हैं और जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं, इस कारण से किसी मामले में गलत फैसला दे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रेशराइज करने की एक अब देखिए, प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं, लेकिन परोक्ष तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और आप इस बात को मानकर चलिए कि इस फैसले में ये ऐसा फैसला नहीं है कि 6 या 12 मंत्री के विभाग फेरबदल किए गए हैं। ये इंडिविजुअल डिसीजन है जो कि लिया गया है कि भाई आपको यहाँ से वहाँ हटाया जा रहा है। ये अर्जुन राम मेघवाल जी से जुड़ा हुआ निर्णय नहीं है, ये निर्णय एसपी सिंह बघेल जी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये निर्णय किरेन रिजिजू से जुड़ा हुआ है। तो किरेन रिजिजू जब जुलाई 2021 में कानून मंत्री बने तो उस वक्त शुरुआत तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जनवरी 2023 से यानी कि इस साल की शुरुआत से चीज़ें हाथ से निकलने लगी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सबसे पहले और उन्होंने कहा कि ये जो नए जज बनाने का कोलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट ने जो बना रखा है, ये कोलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है, ओपेक है और नॉन ट्रांसपेरेंट है और इसीलिए इसको बदलने की ज़रूरत है। तो आप ऐसा करें कि एक सरकार का प्रतिनिधि अपने कोलेजियम में जोड़े ताकि सरकार की भी से रहे जज को चुनने में। जुडिशरी को ये बड़ा नागवार गुजरा कि ये तो अजीब बात हो गई, क्योंकि ये तो एक सेटल्ड मामला है, अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को, तो ये कौन सा है। उसके बाद से जब ऐसा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनके सजेशंस को नहीं माना, तो फिर रिजिजू साहब ने उसके बाद पब्लिक बयानबाजी शुरू की और फिर वो सेमिनार्स में, टेलीविज़न कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि बार एसोसिएशन के कार्यक्रमों में वो उन्होंने अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर करनी शुरू कर दी। और पराकाष्ठा तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि कुछ रिटायर्ड जज हैं जो एंटी इंडिया गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सरकार और देश के खिलाफ हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि ये जो अंकल जज सिंड्रोम है, जिसमें कि अगर आप किसी को जानते हैं तो आप जज बन जाते हैं। अब ये सब देश के कानून मंत्री के द्वारा कही जा रही बातें थी और ये तो बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी। तो क्या हुआ कि पिछले दिनों जब ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है नवंबर के महीने में जो सॉलिसिटर जनरल साहब किसी और केस में आए थे, तो उसमें उन्होंने उनको कहा कि साहब देखिए, कानून मंत्री साहब को बताइए आप कि कोलेजियम सिस्टम तो कानून के द्वारा पारित है और ये यहाँ पर इस वक्त जो है कार्य में है। आप के कानून मंत्री चाहते हैं कि कोई अलग तरीका हो जजेस को चुनने का, तो आप कानून पारित करिए ना। ये हर जगह बयान देने से क्या मतलब है? फिर हम देखेंगे उस कानून की क्या मेरिट्स हैं, नहीं मेरिट्स हैं, पर कानून पारित करिए, कोई नई बात ले आइए, कोई नई बात कहिए। आपने शुरुआत में देखिए, सरकार में हुआ ये था कि साल 2014 में आते के साथ उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया था, NJAC। अब उस NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इससे बेहतर जो है वो कोलेजियम सिस्टम है। तो कोलेजियम सिस्टम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहर लगाया गया है। आप उस बारे में कानून मंत्री होकर बार बार हर जगह अगर बोलेंगे और जजेस के क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल की तरह हो जाता है आपका बयान, जो कि आप कानून मंत्री है, तो आप पहले कानून बनाइए फिर हम उसको देखते हैं। तो ये उन्होंने कहा था ये बात, लेकिन रिजिजू साहब फिर भी रुके हुए ऐसा नहीं था, वो बोलते ही चले गए। मतलब यहाँ तक कि क्या जजों को केस चुनाव लड़ना पड़ता है? चुनाव तो हमें लड़ना पड़ता है। संविधान से क्या बड़ा हो सकता है? अगर संविधान और संसद से कोई चीज़ बड़ी कैसे हो जा सकती है? अब ये सब बातें जो थी, एक कोई सिद्धस्त आदमी नहीं बोल सकता है। माना कि कोलेजियम सिस्टम में
त्रुटियां हो सकती हैं। कोई भी सिस्टम जो है दुनिया में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, डेमोक्रेसी ही परफेक्ट नहीं है। लोग हाईजैक करने लगे हैं ना डेमोक्रेसी को। बिल्कुल तो डेमोक्रेसी ही परफेक्ट नहीं है, जबकि कहा जाता है कि ये बहुत से सरकारी तंत्रों से बेहतर तंत्र है, लेकिन फिर भी ये इसमें भी धन बल बाहुबल सब कुछ चल जाता है और ये विकृत हो जाता है। तो ये परफेक्ट हो सकता है, कोलेजियम सिस्टम ना हो, लेकिन कोलेजियम सिस्टम को हटाने में, उसको रिप्लेस करने में जुडिशरी के सहयोग की भी तो जरूरत है ना। उसके सहयोग के बगैर, उससे लड़कर के कैसे होगा? क्योंकि जुडिशरी और सरकार दोनों अलग अलग परस्पर विरोधाभासी तो है नहीं। भारतीय संविधान में ना सेपरेशन ऑफ पावर का व्यवस्था है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, 3 स्तंभ बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, विधायी, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। तो सबको अपने अपने क्षेत्रों में काम करना है। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में ना आपको घुसना है ना न्यायपालिका। बहुत ज़्यादा जब आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा वो सरकार के क्षेत्र में घुसने लगती है, तो सरकार लाइन खींचती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ज़्यादा मत दिखाइए, आप कानून के मुताबिक काम कीजिए। आपका काम है कि हम जो कानून बनाते हैं वो सही है या नहीं है, और कानून के मुताबिक फैसले देना। लेकिन पूरा कचरा साफ क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी अगर आप फैसले देने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनका सबका अपना दायरा है, एग्जीक्यूटिव सरकार का भी अपना दायरा है। लेकिन ये जो स्थिति बनने लग गई थी कि क्या एंटी इंडिया कैंप को बिलोंग करते हैं रिटायर्ड जजेस, क्या जुडिशियरी को चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव तो हमें लड़ना पड़ता है। तो ये सब बयान जो थे वो बड़े अजीब थे। कभी भी भारतीय लोकतंत्र में लोगों ने कानून मंत्री को, लॉ मिनिस्टर को ऐसे बोलते नहीं सुना था। तो लग रहा था जैसे कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। कानून के कई जानकार मंत्री रहे, इसी सरकार में रहे, इसी सरकार में रविशंकर प्रसाद सीनियर एडवोकेट हैं, और उनको कभी ऐसे नहीं सुनते बोलते सुना मैंने, इस सरकार में कभी भी नहीं सुना। इसके पहले बड़े बड़े लोग कानून मंत्री रहे, कपिल सिब्बल रहे, उन्होंने, वो भी देश के बड़े लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट, उनको भी कभी हमने नहीं सुना। यहाँ तक कि जो बड़े लॉयर्स थे जैसे हरीश साल्वे वगैरह, वो भी इस तरह के अटरेंसेस जो थे कानून मंत्री के, और हरीश साल्वे जब मैं कहूँ तो आप मानिए कि वो सरकार के ज़्यादा केसेस करते हैं, वो सरकार की तरफ से ज़्यादा रहते हैं, वो भी इस बात को लेकर के नाराज़ थे कि ये किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान नहीं दिए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब मिला करके ऐसा लगा कि ये सरकार के लिए, जहाँ तक सवाल कानून मंत्रालय का है, उसमें एसेट नहीं लायबिलिटी होते जा रहे हैं, और शायद इसीलिए बदल दिया गया। और बदलकर एक संदेश भी दिया गया कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि कानून मंत्री जो बातें बोल रहे हैं वो सरकार की बातें हैं, तो हटाकर ये कहा गया कि कानून मंत्री जो बोल रहे हो हमने उन्हें हटा दिया है। एक संदेश ये देने की कोशिश कि ठीक है, सिस्टम हो सकता है गड़बड़ है, उसमें सुधार की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो वो बोलते बोलते ज़्यादा बोल गए उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उनको हटाकर ये संदेश देने की कोशिश, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि एक इंसिडेंट आया था, आपकी बात के उत्तर में मुझे याद आया कि एक वीडियो क्लिप ट्वीट कर दिया था रिजिजू साहब ने, और उस वीडियो क्लिप में कोई दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे शायद, उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने पूरी जुडिशरी को हाईजैक कर रखा है वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा देखिए एक्स जजेस भी तो यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। बाद में उस जज महोदय ने कहा कि देखो मुझे इस्तेमाल मत करो, अपनी बात खुद कहो, है ना, तुम्हें जो करना है वो करो। तो इस तरह की बातें जो हैं, ये मतलब एक बार उन्होंने कहा था कि ये जो नाम भेजते हैं, ये नाम भेजते हैं हमारे पास, और जब देरी होती है तो बोलते हैं देरी क्यों हो रही है। जब आपको खुद ही नाम भेजने हैं और हमें केवल दस्तखत करना है, तो ऐसा करो कि खुद ही आप बना लो जज, खुद यू रन द शो योरसेल्फ। अब इस तरह से आप इंडियन जुडिशरी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे कह सकते हैं यू रन द शो बाय योरसेल्फ, आपको थोड़ी ना चुनाव लड़ना पड़ता है। तो ये एक ऐसा लगा जैसे कि एक कोई बेसब्र कोई व्यक्ति जो है, क्योंकि देखिए शब्द ही ब्रह्म है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपने शब्दों के हिसाब से तय कीजिए कि आपको क्या कहना है, मैसेज भी पहुंचाना है, हर्ट भी नहीं करना है। हाँ। लेकिन उस सिस्टम को उन्होंने अपस्टेज कर दिया था। लेकिन क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर एक बड़ा ही सिस्टमैटिक ढंग से काम होता है, हम सब देखते हैं।
वहाँ पे जो नेतृत्व है उसके हाथ में पावर है। कोई अगर उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो नेतृत्व जो है उसे बता देता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो जो कुछ भी बोला गया ये तो नहीं कहा जा सकता कि केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व को पसंद था, इसीलिए किरेन रिजिजू साहब बोल रहे थे या फिर जो भी बोल रहे थे उसमें सहमति थी। अब उन्हें हटाकर एक कदम पीछे आ गई है क्या सरकार? इस जो लड़ाई, जो न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसमें एक कदम पीछे आ गई है क्या सरकार, ये माना जाए? मैं इसको ऐसे देखूंगा कि मौजूदा सरकार और इसके पहले की सरकार इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो कमज़ोर है और जो मिडिल क्लास है उसका हीरो है जुडिशरी। हमारे देश में बड़े बड़े लोगों को कानून फॉलो करने के लिए मजबूर करने के एक तंत्र के तौर पर हमारे पास जुडिशरी का विकल्प नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा बाहुबली, बहुत बड़ा नेता, बहुत ही खूंखार पुलिस ऑफिसर, सबको सब हाउस एवर हाई यू आर द लॉ इज अबव यू, ये बोला जाता है। बड़े बड़े बाहुबली कानून के आगे आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं ना कि कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में देखेंगे। तो सामान्य आदमी यही कहता है। तो इस देश की जनभावना जुडिशरी के साथ है, वही है लोअर क्लास और मिडिल क्लास का हीरो। तो जुडिशरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा अगर आप जाते हुए दिखाई पड़ेंगे तो ये आपके वोट पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छी बात तो नहीं है। और जुडिशरी अगर गलत है, मान लीजिए किसी मामले में, तो जुडिशरी में एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हो सकता है कि वहां से बेल रिजेक्शन हो गया हो और बेल मिलना चाहिए था और रिजेक्ट हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एरर ऑफ जजमेंट है उस मैजिस्ट्रेट का, सीजेएम का, सेशंस कोर्ट का, तो आइए हाई कोर्ट, वहां और सुपीरियर लोग बैठे हुए हैं और अपना पॉइंट ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ फैक्ट, दो ही चीजें होती है ना, या तो फैक्ट नहीं तो लॉ। ये लॉ को उन्होंने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, साहब इस फैक्ट को उन्होंने नहीं देखा। आप आके जो हाई कोर्ट में कहिए कि मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लॉ का पॉइंट है जिसको नजरअंदाज किया, ये फैक्ट का पॉइंट है जिसको नजरअंदाज किया गया। आपकी सुनवाई हो जाती है, चेक एंड बैलेंस। मान लीजिए कि वो गड़बड़ी जो है वो हाई कोर्ट में भी हो जाती है, आ जाइए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि त्रिस्तरीय चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। अब आपने ये बात कही तो मुझे एक मामला याद आ गया। अभी हाल ही में ऐसा हुआ, लखनऊ के एक बहुत सीनियर जज है, उन्होंने इस तरह की कुछ जो जिसमें बेल मिल जानी चाहिए थी नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जज को डांट लगाई बाकायदा। वो सीनियर जज रिटायर होने वाले हैं, उनको डांट लगाई कि आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। जो कानून कह रहा है जिसे मिलनी चाहिए उसे मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं मिलनी चाहिए। ये आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। कानून की व्याख्या करना अदालत का काम है। आप उस चीज़ में अपनी मनमर्जी कैसे चलाएंगे? और देखिए कि जो लड़ने वाले होते हैं वो हमेशा बहुत मजबूत लोग नहीं होते हैं, लेकिन बड़े बड़े जहाज गिर जाते हैं, मैंने देखा है। छोटे छोटे लोग भी जो है अगर दम लगा के लड़ जाते हैं तो मैंने पाया है कि बड़े बड़े लोग, आप ये समझिए कि बड़े बड़े वो जिनके मास फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ऐसे महंत साधु हजारों लाखों में जिनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग कुछ गलती उन्होंने अगर किया है, उनको कौन छू सकता है? उनको तो नेता भी नहीं जल्दी छूते हैं क्योंकि उनके पास तो वोटर्स हैं। अरे देखिए ना, राहुल गांधी का मामला सांसदी तक चली गई सिर्फ बोलने से। तो आप एक तरफ तो देखिए ये है कि एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है और हर स्तर पर। दूसरा ये है कि अब जैसे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, विद्वान जज हैं, और अभी एमआर शाह साहब रिटायर हुए, उनके बाद सबसे ज्यादा फैसले देने वाले वही जज हैं। वो विद्युत गति से फैसला देते हैं, क्लास जजमेंट्स होते हैं उनके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ उनकी जबरदस्त है और बड़े यूथफुल हैं और चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। बड़े बड़े लॉयर्स जो उनसे 10-10, 15-15 साल बड़े हैं, वो भी उनके कोर्ट में बहुत सावधानी से जिरह करते हैं। अब वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, है ना, वो जस्टिस चंद्रचूड़ के लड़के हैं, उनके पिता भी रहे थे। तो क्या इसका अर्थ ये है
कि यहाँ पर ये वंशवाद हो गया है। और उनके कई फैसले उन्होंने पलटे भी हैं उनके अपने पिता के। हाँ। तो आप ये सोचिए कि ऐसा तो नहीं है ना, ये भी एक विद्वान व्यक्ति है और किसी का बेटा हो जाना उसकी अयोग्यता नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बात को मानता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन को बहुत से लोग कहते हैं कि बढ़ाने की जरूरत है, हो सकती है, उसको बढ़ाया जाए और उसको और ज़्यादा सभी क्षेत्रों का बनाया जाए। सभी, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था कि एक जज अभी पहली दफ़ा आएंगे जो छत्तीसगढ़ के होंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो हर राज्य से हों, हर रीजन से हों, हर समुदाय से हों। लेकिन ये मत उम्मीद कीजिए कि कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पर अगर मामला आया है तो कोई ओबीसी समुदाय से जज अगर है तो वो उस हिसाब से फैसले देगा। जी नहीं, वो जब जज होते हैं तो जाति धर्म सब पीछे रह जाती है, वो उस न्याय की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और प्रेमचंद की पंच परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की कल्पना है पंच में, तो वो ये सबसे बड़ा जो न्यायालय है देश का, और वहाँ पंचों की तरह जब बैठते हैं तो वो जाति धर्म पीछे हट जाती है। और ऐसे विश्वसनीय संस्था की विश्वसनीयता को और मजबूत करना हर सरकार का फर्ज है और बदलाव होने चाहिए। ये सरकार का अगर एम है तो वो जुडिशरी के साथ होगा, जुडिशरी के खिलाफ होकर के नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है इसको सही से एड्रेस करने में रिजिजू साहब शायद जल्दीबाजी कर गए। वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको कवर करता हूँ। साल 2004 में पहली दफ़ा वो एमपी बने थे, यूथफुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया है, लॉ का ज्ञान है उनको, वो लॉयर भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अच्छे संस्थान से लॉ की पढ़ाई की है। फिर 2009 में चुनाव हारे थे, 2014 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वो आते हैं तवांग से, अरुणाचल से, और बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं और यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर में आपको याद होगा बड़ा काम किया उन्होंने, खुद भी बहुत फिट रहते हैं और उनके द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया खेल में, उसकी वजह से बहुत से लोग उत्साहित हुए, मेडल्स आए एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स में, ये सब उन्होंने किया है। आप उनको उनकी पृष्ठभूमि में अगर देखें, और एक नॉर्थ ईस्ट आदमी इतनी अच्छी हिंदी बोलता हुआ और देश में राजकाज चलाता हुआ, बड़ा एक इंक्लूसिव सा लगता भी है। पर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी जल्दीबाजी हो गई थी, राजनीतिक प्यादे बन गए कह सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल नहीं बनेंगे सरकार कभी भी। अर्जुन राम मेघवाल बहुत सीजन्ड आदमी है, वो संभवतः अधिकारी रहे हैं पहले। सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक बन रहा है, एक टाइम पे कोविड के टाइम पे भाभी जी पापड़ बड़ा प्रचार कर रहे थे कि इसको खाने से, लेकिन अब सोशल मीडिया पर तो लोग भूलते नहीं है। कोविड तो देखिए ऐसा रोग था जिसके बारे में सब लोग अंधेरे में, और हाथी को पकड़ रहे थे और 5 जो दृष्टिहीन हैं, तो कोई कह रहा था कि कान पकड़ के कि हाथी कुछ इस तरह से फैला हुआ होता है, कोई पैर पकड़ के कह रहा था कि नहीं खंबे जैसा होता है ना, तो अलग बात ही, कोई पूंछ पकड़ के कह रहा था कि पतला लंबा होता है हाथी। तो उस तरह से कोविड था। तो लेकिन अदरवाइज वो एक पढ़े लिखे और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और मुझे लगता है कि ये जो सामंजस्य की थोड़ी कमी आ गई थी, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे अभी। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में क्या होता है, आपको सामंजस्य ऑपोजिशन के साथ बिठाना होता है ताकि पार्लियामेंट चल पाए। हालांकि हाल के दिनों में चल नहीं पाई है लेकिन उनका वो काम था, तो सामंजस्य बिठाएंगे और बेहतर होगा। क्योंकि ये बात मान लीजिए कि अगर जुडिशरी कमजोर हुआ तो आम आदमी कमजोर होगा। इस देश में आम आदमी को मजबूत रखना है तो जुडिशरी को मजबूत रखना है, और उसके लिए अगर सरकार ने ये फैसला लिया है ना, तो सरकार को भी साधुवाद। हाँ, चलिए, कुछ ना कुछ बात तो है ही। और क्या पीछे एक कदम सरकार आई है, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। उनको क्या लगता है, किरेन रिजिजू को अगर हटाया गया है कानून मंत्री के पद से तो क्या वजह है, आपके लिए क्या वजह है? क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारी बातें की, आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।